हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 68th बीपीएससी के लिए प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। ये इसमें वो सवाल होंगे जो कि आपके बीपीएससी में जितने भी एंशिएंट इंडिया से सवाल पूछे गए हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। ये 2022 के भी इसमें कुछ 67th बीपीएससी वाले भी होंगे जो सवाल पूछे गए थे, ओनली एंशिएंट इंडिया को लेकर के। ठीक है ना? तो बिना देर किए हुए हम सवाल सब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है जो कि 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है आपका मेहरगढ़ से। अब दोस्तों मेहरगढ़ जो है ये आपका थोड़ा-सा मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं कि भारत में जो पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो मतलब एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री का शुरू में जो आपका साक्ष्य मिला है, वो मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के मध्य बताया जाता है। ठीक है? और कुछ लोग हालाँकि और भी पुराना मानते हैं, कहते हैं कि हज़ार ईसा पूर्व है, वो जो चीज़ें मिली है वो साढ़े 8000 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। और अगर हम बात करें नवीनतम खोजों के आधार पर, तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में, ये तो आपका मेहरगढ़ पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के पास। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कहाँ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में पड़ता है लहुरा देव। यहाँ पर आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, वो मिला है 7000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व, मतलब पहले वाले जो उससे भी पुराने। ठीक है? ये मतलब कि ये तो अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये निश्चित तौर पर 6500 ईसा पूर्व के तो हैं ही। और क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपको, जो कि ऐसा माना जाता है कि 6500 ईसा पूर्व के वो है। तो मेहरगढ़ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। और वहीं से आपको गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले लहुरा देव में। गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपका बलूचिस्तान, जो कि आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है? इसके साथ-साथ चावल के और अवशेष कहाँ मिले हैं? तो चावल के और अवशेष मिले हैं कोल्डिहवा, जो कि प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि वहाँ पर चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा कि चावल के 2 हो गए, कौन-कौन? एक लहुरा देव और एक कोल्डिहवा। और गेहूँ के एक हो गया मेहरगढ़। तो इसमें से 2 उत्तर प्रदेश में है, एक है आपका संत कबीरनगर जिला, एक है प्रयागराज। और जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग क्या था दोस्तों? ये ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक एज जनरली जिस युग में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था, उसको हम कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है? क्योंकि इसमें प्रायः जो तांबा से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो आप मतलब प्राप्त हुई हैं या पाई गई हैं। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है आपका रेड पॉटरी। रेडवेयर पॉटरी आपने नाम सुना होगा, RWP, रेडवेयर पॉटरी। तो ये हड़प्पा संस्कृति में ये पाए गए थे, लाल रंग के पॉटरी। ठीक है? अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का उपयोग किया जाता था। तो डिजाइन के आधार पर 2 भाग में बर्तनों की श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित मृदभांड। तो मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन पे जिसके ऊपर कुछ कलाकृतियाँ छपी हुई रहती थी, उसको मृदभांड कहते थे। और दूसरा एक कैटेगरी ये था कि उसमें बिना चित्रित किए हुए रहते थे। तो मृदभांड होते थे, उसको बनाने में मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हरे भूरे रंग के रूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है ना? और इसके ऊपर वाले हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा नीचे वाले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये था रेडवेयर पॉटरी, जो कि हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होता था। हिंदू सभ्यता लिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना?
चलिए, इसका मतलब है आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 250 बीसी से लेकर के ये आपका 1750 माना जाता है। आपका हड़प्पा सभ्यता 250 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक ये माना जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता डेवलप्ड हुई थी। और यहाँ से लेकर के 600 ईस्वी तक ये आपका वैदिक युग माना जाता है, जिसमें से आपका 1000 तक आपका वैदिक युग है और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो जिस सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये 2017 में पूछा गया था सवाल। तो इसका सही उत्तर क्या है कि पक्की ईंट से बनी इमारतें, ये सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो मिला है दोस्तों, ये पक्की ईंटों से बने हुए स्नानागार आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। ठीक है ना। ये कई स्नानागार और अन्नागार मतलब अनाज रखने की कई कोठरियां और स्नान करने के कई सारे चहबारे बनाए गए थे पक्की ईंटों से, और ये पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। और इन ईंटों को जिप्सम और मोर्टार के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल जो था हड़प्पा संस्कृति काल में एक बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था, जो कि भोगवा नदी पर था। याद रखेंगे, लोथल कहाँ पर था, तो भोगवा नदी के ऊपर, भोगवा नदी के किनारे ये बसा हुआ था, और ये हड़प्पा कालीन आपका बंदरगाह है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या है, लोथल। लोथल आपका गुजरात में था, और यही हमने पढ़ा कि भोगवा नदी के तट पर था, और ये हड़प्पा कालीन पोर्ट भी हुआ करता था। तो अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का अब हल प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये 2016 में पूछा गया था दोस्तों। हमारा अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो इसका सही उत्तर है कालीबंगन में। कि ये हड़प्पन नगर है, याद रखिएगा। हड़प्पन नगर में कहा मिले हैं खेतों के जुते हुए निशान, कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है ना। ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की गाड़ी के निकट लोथल से गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा के साथ साक्ष्य मिला है, कहाँ से, तो लोथल से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो एक घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन, ठीक है, वहां से आपको खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलागिरी से, सॉरी धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। कहाँ से, तो धौलावीरा। ये भी याद रखेंगे कि धौलावीरा कहाँ है, आपका ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, लोथल भी आपका गुजरात में ही है। मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और आपका हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। यही हमारा जो पिछला सवाल ये था कि पक्की ईंटें कहाँ में से मिली है, तो बनावली से मिली है। और खेते हुए जूतों का निशान कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो पूछ रहा है कि किन्होंने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खोज नहीं करी थी, मैंने उनके स्थल की खोज नहीं करी थी। तो इसका सही उत्तर है कि वीए स्मिथ। बाकी तीनों के तीनों इससे जुड़े हुए हैं। तो 1921 इसमें दयाराम साहनी थे, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था 1926 से 27 से लेकर 1934 तक। माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे, ये भी संबंधित थे। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। और ठीक है ना दोस्तों। इसके अतिरिक्त तो कुछ और विद्वान हैं, जैसे के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो और ये जो वी ए स्मिथ है, ये इनको हड़प्पा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये भारत के ये बड़ा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब भारत के बारे में उन्होंने काफी पढ़ा लिखा है आगे चल के। ये 2015 में सवाल पूछा गया था। आपने सुना होगा भोगस कोई,
भोगस कोई एक आप दोस्तों इंस्क्रिप्शंस है जहां पर हिंदू देवी देवताओं के पहली बार नाम प्राप्त किए गए थे, जैसे कि इंद्र, ठीक है ना? इंद्र, वरुण के बारे में हमें नाम का पता चलता है। तो ये वो अभिलेख है जहाँ वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्षमा करिएगा, ये मैंने वर्णन करते वक्त ऐसे कर दिया था। तो ये आपको अभिलेख है, और चूंकि ये आपको एशिया माइनर में मिलता है, ये 4वीं शताब्दी उस ईसा पूर्व के कुछ आपको अभिलेख मिलते हैं जिनमें आर्यों के नाम है, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते देवताओं का आह्वान करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये, और दोस्तों ये जो भोगस कोई है ये ईरान में पड़ता है, उसी के आसपास वाले इलाके, वहां से सबसे पहले हमें प्राप्त प्राप्त पता चला कि इंद्र वगैरह नाम, वरुण, ये सब वहां भी जो मिले हैं अवशेष, वहां उनके नाम के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो आर्य लोग जो थे वो पहले ईरान में रह चुके थे, यानी कि उसके बाद ही ये भारत में आए थे। इससे हमें ये जानकारी मिलती है। ये दोस्तों 1994 में सवाल पूछा गया था। अब है कि दशावतार युद्ध का नाम सुना होगा आपने। तो दशावतार युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें 10 राजाओं के युद्ध लड़ी गई थी? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है ना, जो कि आज जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था, ठीक है ना। भारत एक क्लां होता था, आपको पता होगा कि कई सारे क्लां में बटे हुए थे, तो उस क्लां का एक नाम था भरत। उसके राजा थे सुदास, उन्होंने 10 राजाओं को हराया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दशावतार युद्ध, या दशराग्य युद्ध भी इसको हम कहते हैं। तो इनमें और कौन-कौन थे? तो जैसे अनु थे, दूह थे, यदु थे, पुरु थे, तुर्वसु थे। ये सब कला का नाम है, और 5 लघु जनजातियों का समूह था, जिसमें कि जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे दोस्तों। और ये कब की बात है? ये आपकी बात है लेटर वैदिक पीरियड, मतलब कि वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज शुरू हो रहा था उसके जस्ट पहले की ये बात है ये। तो ऋग्वेद, अगला सवाल है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सही उत्तर है आपका नवा मंडल, ये सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि कुल 10 मंडल है, जिसमें से 2 से लेकर के 9 तक आपका वैदिक पीरियड में लिख दिए गए थे, लेकिन पहला और 10वां लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किए गए हैं, जो कि बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो नवम मंडल के जितने भी 114 मंत्र हैं वो सोम को समर्पित है। तो सोम क्या होता था? एक पेय पदार्थ है, तो आर्यों का एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होता था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछा गया है दोस्तों कि किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है आपका सोम पे। और पे देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1995 पूछा गया था, और ये वाला सवाल आपका पूछा गया था 1997-98 में, यानी कि दोबारा इसको रिपीट किया गया था वही सवाल। तो सोम और नामकृत देवता ये आपको 9वें मंडल में ऋग्वेद के संहिता में आपको मिल जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के कौन सा भाग में मिलता है? तो तृतीय मंडल में इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र का मंडल जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, और कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो विश्वामित्र है, ठीक है ना। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है वैशेषिक। वैशेषिक आपका दर्शन है, इस दर्शन के प्रणेता थे कनाद ऋषि को माना जाता है वैशेषिक। न्याय किसको माना जाता है? गौतम ऋषि को माना जाता है। सांख्य कपिल मुनि को माना जाता है, और योग दर्शन आपको पता होगा पतंजलि को माना जाता है। ये इस दर्शन के प्रणेता हैं ये। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कर्णाद को माना जाता है, जिन्होंने भारतीय परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितनी बार पूछा गया है आपका, ये लगातार पूछा जाता है। तो सही उत्तर है आपका कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये डिफरेंट हो सकता है नेम, क्योंकि आप शक संवत के अनुसार चलेंगे या फिर विक्रम संवत के अनुसार चलेंगे, तो ये तिथि डिफरेंट हो सकती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, शक संवत और विक्रम संवत के अनुसार इस तिथि को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखिए एनसीईआरटी पुस्तक में
40 मिलता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि 58 या 59 ईयर्स जो होता है आपका विक्रम संवत आगे चलता है शक संवत से, तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे तो आपको ये 59th मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप मत समझिएगा कि ये दोनों सही है, बट डिफरेंस कितने हैं दोस्तों? शक और विक्रम संवत में, ठीक है ना? चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि आप जिसको फॉलो करते हैं, हालांकि अब एनसीईआरटी भी 599 ईस्वी पूर्व में अब ये आता है कि आप एनसीईआरटी भी 599 ईसा पूर्व को मान रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर जैन के मृत्यु लिखित में से किस नगर में हुई है? तो सही उत्तर है पावापुरी में हुई थी। पावा दोस्तों मल्ल जनपद का एक शहर हुआ करता था, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस महावीर स्वामी के 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो वज्जी संघ के एक प्रभुत्व थे, मतलब क्षत्रियों का एक संघ हुआ करता था वज्जी संघ। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समय पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर जमाली था, ठीक है। देखिए 2005 में पूछा गया था। अब थोड़ा सा जमाली के बाद में बात कर लेते हैं कि उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। देखिए जो महावीर थे उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, उनसे एक पुत्री जन्म हुई थी प्रियदर्शना। इन्होंने पुत्री का विवाह जमाली के साथ किया था, ठीक है ना? जो बाद में मतलब इन्हीं का शिष्य बन गए थे। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया था और बहुत्तरवाद नाम का एक नए संप्रदाय की शुरुआत करी थी, ठीक है ना? 11 मतलब 11 अलग प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है, वो महावीर के शिष्य थे जिनको हम गणधर कहते हैं। उनमें कौन-कौन से? तो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई हुआ करते थे। आर्यभट्ट, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास थे। ये सब आपके क्या थे? तो गणधर हुआ करते थे, यानी कि महावीर के शिष्य थे। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म ग्रंथ कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका 14 पूर्व। ये सबसे प्राचीनतम है। 1995 में ये सवाल पूछा गया था। ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकल्प प्रथम जैन सभा में किया गया था, ठीक है ना? तो सबसे पहले 14 पूर्व है और सबसे बाद में 12। अगला सवाल ये है कि महाबुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सही उत्तर क्या है आपका? सारनाथ। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं जब पहली बार इन्होंने प्रीच किया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो बुद्ध को 6 वर्षों की उपासना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो सबसे पहला इन्होंने उस वक्त सारनाथ का नाम ऋषि पतन हुआ करता था, ठीक है ना? बाद में सारनाथ हुआ। तो जो पहले व्यक्ति थे उरुबेला जिनको इन्होंने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान प्राप्ति उन्होंने दिया था और यहाँ से उन्होंने 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और यहीं पर उन्होंने दुख और दुखों के कारणों के अंत और उनके समाधान से संबंधित ज्ञान की बातें कही थी, जिसको हम 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है आपका कुशीनगर में, ठीक है? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज्य गए थे। कभी-कभी पूछता है कि इनमें से किस राज्य का संबंध महात्मा बुद्ध से नहीं है या महात्मा बुद्ध ने किन-किन राज्यों की यात्रा की थी? तो याद रखेंगे कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा तो मतलब समय उन्होंने कौशल राज्य में व्यतीत किया था। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजित थे। वहाँ से वो मल्ल की राजधानी पावा हुआ करता था। वहाँ के चुंद नामक व्यक्ति लुहार की अम्रवाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकरमद्द खाने को दिया जिसे रक्तिसार हो गया था। ये एक बीमारी का नाम है दोस्तों जिसे भयानक पीड़ा हुई और उसके बाद वो कुशीनगर में ही वो चल बसे थे। शरीर का त्याग कर दिया था। उनके कब? 483 ईसा पूर्व में
80 साल की उम्र में। तो इनके इस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक बुक है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक आते हैं। ठीक है ना? तो विनय पिटक में क्या है? तो विनय मीन्स क्या है? मतलब कि नियम और आचार संबंधी कुछ शिक्षाएँ उसमें लिखा गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो टीचिंग है उनको लिखा गया है और अभिधम पिटक में उनके दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। अगला सवाल ये है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका था राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। ये किसका था? किस रिलीजन से रिलेटेड था? तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हम त्रिरत्न की संज्ञा देते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्म दमन, ये दोनों में अलग अलग बातें। अहिंसा दोनों मानते थे, वेदों के प्रति दोनों में उदासीनता थी, रीति रिवाज दोनों ने मना कर दिया था, लेकिन आत्मसम्मान आत्म दमन जो है ये दोनों के विपरीत थे। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो महावीर स्वामी से मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक मानते थे। ठीक है ना? अगला यह है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो सही उत्तर है कि 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि महाबोधि वृक्ष जो है वो वह नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ह्वेन-त्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने, ये जो बंगाल का राजा था ये, याद रखेंगे, गौड़ गौड़ राजा था ये, गौड़ वंश का था। तो उसी का राजा था शशांक जिसने इसको काट दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए गए थे और नष्ट हो गए। वर्तमान में जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के ये प्रणेता थे। इन्होंने ही बनवाया था भारतीय पुरातत्व विभाग को। यह वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है और इसे केवल गृहपतियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट से इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन के से बाहर कर दिया था। ठीक है? तो 5वीं और 6ठी दोनों कुछ लोग मानते हैं, लेकिन बिहार सरकार इसको 5वीं लेकर के चलती है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो सही है क्या? तो आजीविकाओं के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये जो आपके दशरथ थे मौर्य वंश के, उन्होंने आजीविकाओं के लिए इसे मतलब दे दिया था उनके रहने के लिए। तो बराबर की गुफाओं में कौन-कौन सी गुफाएँ हैं? तो एक सुदामा की गुफा है, कर्ण चौपड़ की गुफा जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सबको पता होगा कि कौन थे, मक्खाली घोषा थे। ठीक है ना? ये महावीर के शिष्य थे, ये भी याद रखेंगे कि मक्खाली घोषाल कौन थे? तो ये महावीर के शिष्य थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की थी, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इसका इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। याद रखें, पिछली बार यूपीएससी सवाल को पूछ चुकी है कि आजीवक संप्रदाय किस बात पे आधारित था? तो ये नियतिवाद में विश्वास करता था। इसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है उदयिनी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सही उत्तर है उदयिनी द्वारा। हर्यक वंश का शासक था ये, याद रखेंगे। उदयिनी या उदयभद्र भी कहीं-कहीं इसका नाम मिलता है। तो ये सोन और गंगा नदी के संगम पे है स्थित और राजगीर से इसी नगर में स्थापित अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। उदयिनी ने राजगीर से अपनी राजधानी को पटना मतलब पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उदयिनी पूछेगा कि किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र अ, बसाया था? तो सही उत्तर है आपका उदयिनी। देखिए कितनी बार सवाल ये पूछा गया है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि इस सवाल को कितनी बार पूछा गया है।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है लिच्छवी के द्वारा। ठीक है ना, लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत आता था ये वैशाली। तो बुद्ध काल का जो है ये सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था। ये बुद्ध काल की बात है। बुद्ध काल के बाद में फिर मगध हो गया था सबसे शक्तिशाली। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। ठीक है ना, वज्जी संघ में क्या क्या आते हैं? लिच्छवी आते हैं, वैशाली आते हैं और एक मिथिला आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन हुआ करती थी? तो राजगिर या गिरिवराज, सॉरी गिरिव्रज भी 2011 में सवाल पूछा गया था। तो बौद्ध धर्म के अनुसार या फिर पुराणों में ऐसी बातें लिखी हुई है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश का था और पहला राजा इसका वेदरथ था। इसका पुत्र था जरासंध, जिसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाई थी। ठीक है ना। तो इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद अजातशत्रु मगध का राजा बना और अजातशत्रु के पुत्र उदयनी थे जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया था। इन्होंने वापस राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो सही उत्तर है हर्यक वंश। ठीक है ना, ये उज्जैनी के पुत्र थे। अगला सवाल ये है कि हमारा अगला सवाल ये है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मतलब उनका नाम जो है सैंड्रोकोटस कहा गया है। तो विलियम जोन्स ने कहा कि सैंड्रोकोटस जो है वो इस्तेमाल हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है ना, ये बात है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस के रूप में इनका वर्णन किया है। तो ये सब प्राचीन भारत के कुछ आपके लोग हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 2008 में सवाल पूछा गया था, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है सवाल। तो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने, जो अशोक के समय काफी प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि, इसको मतलब पढ़ने की विद्वता हासिल करी थी। तो उसी में सबसे पहले देवानाम प्रिया शब्द आता था, जिसको बाद में कहा गया कि ये नाम अशोक के लिए इस्तेमाल हुआ है। सर्वप्रथम मस्की में जो कर्नाटक में है उसमें अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया था 1915 ईस्वी में। ठीक है, उससे पहले अशोक का नाम देवानाम प्रिय ही पढ़ा जाता था। मतलब जितने भी लेख मिले थे उसमें इनका नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो सही उत्तर है आपका इंडिका। ठीक है ना। तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन हुआ करता था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन कौन से थे? तो निर्याकस थे, ओनेसिक्रियस थे, एरिस्टोबुलस थे और मेगास्थनीज थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए भी थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर का था ये। ठीक है। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बृहद्रथ था। ठीक है ना। और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। तो गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो कि माना जाता है कि 130 से 150 ईसा पूर्व के आसपास है। उसी पर अशोक के 14 पर जो आपके प्रज्ञापनों की प्रति एवं स्कंद गुप्त के 2 लेख भी प्राप्त हुए हैं। और यह कंप्लीटली संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो इसमें रुद्रदामन के जो डायनेस्टिकल है, उनकी वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि के बारे में बहुत अच्छे से
वर्णन किया गया है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका सही उत्तर है खारवेल। खारवेल आपको पता होगा कि ये कलिंग के राजा हुआ करते थे खारवेल। और इसकी जानकारी हमें उदयगिरी पहाड़ी में एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, ये भुवनेश्वर के आसपास पड़ता है, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है। जो चेदी वंश के थे, याद रखिए कलिंग कलिंग पर किसका शासन था? तो चेदी वंशीय राजाओं का शासन था। उसी चेदी वंशीय राजाओं में एक राजा थे आपके खारवेल, और उनकी जो इंस्क्रिप्शन है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, जहां से हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलता है। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसी से पता चलता है कि ये उनका झुकाव जैन धर्म की ओर बहुत ज्यादा था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो अभी हमने पढ़ा कि चेदी वंश से था। थोड़ा-सा हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे दोस्तों, आज इसका उत्तर ई दिया हुआ है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो ये दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन ई आपका राइट है। यानी कि महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था चेदी वंश को, इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था दोस्तों। अगर आपको एक पता होता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। ठीक है ना? तो सबसे पहले कहा गया था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों। जो विंस्टन स्मिथ थे, एक इतिहासकार थे भारत के, मतलब विदेशी इतिहासकार थे, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। उन्होंने सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त के बीजों का वर्णन आपको मिलता है प्रयाग इंस्क्रिप्शन में। और प्रयाग इंस्क्रिप्शन लिखने वाले कौन थे? तो हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है? थोड़ा सा देख लेते हैं। हुनों पर भारतीय हमला आक्रमण गुप्त सम्राट गुप्त शासन काल में 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरीके से परास्त हो गए थे। यूएस राय के अनुसार हुण आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। याद रखेंगे, ये किससे रिलेटेड था? हुण से था। आक्रमण का धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई इसका तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था, क्योंकि बहुत बार आक्रमण किए। कहते हैं कि हुनों से ही परेशान होकर के, मतलब इनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे गुप्त वंश में। ये 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है ये। और बाद में चल करके ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्रों में हुनों ने बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा लिया था। किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ये देखिए 2016 में पूछा गया था। इसको अपहरत कहा जाता था, अपरहत। अगला सवाल है कि चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी, तो भारत की यात्रा कब की थी? तो सही उत्तर है आपका 515 ईस्वी से लेकर के 1520, सॉरी 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी तक। ठीक है ना? चीनी यात्री सुंगयून 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। पता नहीं दोस्तों, इसका हिंदी में नाम सुंगयून है, आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश में नाम क्या है, क्योंकि थोड़े इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि ह्वेन को ये लोग ही आप फाहियान को सुंगयून कह रहे हो, या फिर इसका अलग नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो सही उत्तर है आपका वेनसांग ने। ठीक है ना? ये भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में आया था, और इसने सुई की एक ग्रंथ लिखा था। याद रखेंगे किसने लिखा था? तो वेनसांग ने लिखा था, सु यू की। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राज तरंगिणी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें लिखा क्या गया है? तो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में करी थी, मतलब 1100 लेकर के 1100
1127 से लेकर के 1159 ईस्वी के शासनकाल था इनका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की स्थापना करी थी। इसका कोई तो मेल नहीं खाता यहाँ पे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र के रूप में बिहार किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय तो था, ये आपका बिहार में अवस्थित था। ठीक है ना? चलिए, इसकी स्थापना उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करी थी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है नान्यदेव था। तो कर्नाट वंश कब से कब तक था? 1097 से लेकर के नान्यदेव 1 साल के लिए राजा रहा था। ये वे एक माना जाता है कि बहुत महान योद्धा थे। और नान्यदेव की जो कर्नाट वंश का था, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ को बताया जाता है। ये मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। ये मिथिला में शासन करने वाले थे कर्नाट वंश, याद रखेंगे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हरिसिंह था। और संस्थापक किसने किया था? तो नान्यदेव ने किया था। ठीक है। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, आप यहां से याद रखेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो सही उत्तर है आपका ये ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के संबंध में। मतलब कि जब चारों वर्णों के बारे में ऐसा बताया गया, तब से इस तरह की छूत की अवधारणा शुरू हो गई थी। तो इसके अलावा अंबस्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेह, कृतकार आदि अनेक मतलब ये सब जातियों के प्रकार हुआ करते थे उस समय। और शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। यानी कि निर्वसित जो शूद्र थे वो अस्पृश्य माने जाते थे, मतलब जो छुआछूत के शिकार हुआ करते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका कनिष्क। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों, ये कुंडलवन में हुआ था। और कश्मीर में हुआ था, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने कराया था। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र थे, याद रखेंगे। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। ठीक है। यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था। कनिष्क ने ताम्रपत्रों पर खुदवाकर स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में समर्पित सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। पहला कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। इसकी अध्यक्षता मतलब ये अजात शत्रु के समय में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय हुआ था इसके 100 साल बाद, ये हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष सबकामी थे, सबकामी या सबक मीर भी कहते हैं इनको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा इसका सही उत्तर है महाकश्यप थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है राजगीर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है और इनको आपको मिलाना है सही सही। जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति तो बोधगया में हुई थी दोस्तों। प्रथम निर्वचन सारनाथ में दिया था। और निधन हुआ था आपका तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निधन कुशीनगर में हुआ था और जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है। तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध को। ठीक है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 35, क्षमा करिएगा, ये कुछ और बात थी, मैंने आई एम वेरी वेरी सॉरी। बोध गया में 6 वर्ष की उपासना के बाद इनको 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तो इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है 5वीं से 6ठी शताब्दी में जाकर के संपूर्ण बन करके यह तैयार हुआ था। यह पूरी तरीके से ईंट से बना हुआ है दोस्तों ये, और 2002 इसमें इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था, उनकी पूजा होने लगी थी, क्योंकि चतुर्थ जो आपका हुआ था बौद्ध संगति, वहीं पर बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में टूट गया था। तो महायान में बुद्ध को एज ए भगवान के रूप में पूजा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये वैशाली में था। ठीक है ना? चलिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये अंगुतारा, ये आपको कहा गया है अंगुतारा निकाया में, जो कि आपका यहीं पे था, अंगुतारा निकाया में। ठीक है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त वंश में किया गया था और कुमारगुप्त प्रथम ने किया था इसका। ठीक है, सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किया था। ठीक है ना? नालंदा विश्वविद्यालय के किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सही धर्म बौद्ध दर्शन के लिए। दोस्तों ये महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। ये याद रखेंगे, जो बौद्ध धर्म था ये महायाना बुद्धिज्म के लिए फेमस था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आपके हीनयान धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, दोनों होती थी, लेकिन ये महायाना बुद्धिज्म के लिए फेमस था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री शुरू होता है। एंशिएंट हिस्ट्री से इतने ही सवाल आए थे, तो हम मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।